नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल ही में भारत ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को चयन किया है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होती हैं शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेज और कौन सी हैं ये भाषाएं, जिसके बारे में हम आज समझेंगे। तो देखिए, भारत सरकार ने भारतीय भाषा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। तो अब याद रखना है, मराठी, पाली, बंगाली, असमीज और प्राकृत, इतनी भाषाएं हैं। प्राकृत तो ऑफ कोर्स आपको जब भी प्राकृत सुनने में आए तुरंत आपके दिमाग में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आना ही चाहिए। तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को पहले से ही ये दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 थी, अब 5 और भाषाएं जुड़ गई, तो अब हमारे पास 11 भाषाएं ऐसी हैं जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं। नई भाषाओं को शामिल करने के बाद 11 भाषाएं हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक बैठक में इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने का कार्य किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार भारत की समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजोती है। साथ ही साथ हम क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पर भी अडिग रहेंगे। स्पेशली ये तब आता है जब इस समय पूरे देश में, स्पेशली आप साउथ जाएंगे तो हिंदी के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं। अगर आप कर्नाटका जा रहे हैं तो आपको कन्नड़ सीखनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई तमिलियन बात कर रहा है तो इंग्लिश में इसलिए कर रहा है क्योंकि आप फेल कर रहे हैं तमिल सीखने में। तो इस समय भाषा को लेके भी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं और इस समय पे ऐसी न्यूज़ आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दिखाती है कि हम किसी एक भाषा को नहीं, हम बहुत सारी भाषाओं को अपने समझते हैं, अपने देश की समझते हैं। हालांकि आर्टिकल या अनुच्छेद 350 में साफ साफ हमारे फोर फादर्स ने कहा है कि हमको एक ऐसी भाषा का चयन करना होगा जिसको हम लिंगुआ फ्रैंका बना सकें। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी भाषा जो एक ब्रिज लैंग्वेज की तरह काम करे। मान लीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं, मैं मराठी बोलती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को किस भाषा में समझने की कोशिश करेंगे? एक ब्रिज लैंग्वेज में। आप भी समझ जाए, मैं भी समझ जाऊँ। तो आर्टिकल 350 में लिखा हुआ है कि हिंदी को हमको बढ़ाना है और ये ड्यूटी है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट की। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि हिंदी पर ही ध्यान देने की बात ये सरकार करती है, ये इनकी ड्यूटी भी है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैबिनेट ने फैसला किया, उससे प्रधानमंत्री बेहद खुश हैं। उनमें से प्रत्येक सुंदर भाषा है जो हमारे जीवंत विविधता को उजागर करती है। तो जिस प्रकार से भारत की शास्त्रीय भाषाएँ बढ़ रही हैं, इसमें तुलु का भी नाम बहुत जल्दी हम देखने को मिल सकता है। वर्तमान में 11 भाषाओं को वर्ष 2024 तक की संस्कृति शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तमिल को सबसे पहले मिला था 2004 में, उसके बाद 2005 में संस्कृत आ गई थी, फिर उसके बाद कन्नड़ 2008 में आई है और तेलुगु को भी 2008 में ही जोड़ा गया है। मलयालम 2013 में आई है, फिर ओडिया 2014 में, मराठी 2024, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये सारी नई भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। देखो, विभिन्न राज्यों की मांग के बाद यूपीए 1 की सरकार ने भारतीय भाषाओं की एक श्रेणी बनाने की बात की, जिसे शास्त्रीय भाषाओं के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे 12 अक्टूबर 2004 को तमिल अपनी प्राचीनता और समृद्ध साहित्यिक परंपरा के कारण शास्त्रीय दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी। फिर उसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने के विभिन्न राज्यों के निकायों ने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। साहित्य अकादमी के तहत एक भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ। फिर 25 नवंबर 2005 को संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित की गई। इसके बाद तेलुगु 2008 में आई, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में इस दर्जे को लेते हुए सामने है। इस वर्ष 25 जुलाई को एलईसी के सर्वसम्मति से शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड को संशोधित किया। और वर्तमान मानदंड में क्या क्या है? देखो, कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा कब बन सकती है? पहला, जब प्रारंभिक ग्रंथों की उच्च प्राचीनता हो तथा 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का अभिलिखित इतिहास हो। प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक संग्रह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना गया है। पूरा लेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य हो इसके। ज्ञान संबंधी ग्रंथ होना चाहिए, विशेषकर काव्य के अतिरिक्त गद्य संबंधी ग्रंथ तथा शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान रूप से अलग हो सकते हैं।
या अपनी शाखाओं के बाद रूप से अलग हो सकते हैं, यानी कि मॉडर्न और एंशिएंट फॉर्म में डिफरेंस हो सकता है। जैसे आज हिंदी हम बात करते हैं, जिस हिंदी में आज हम बात करते हैं, आज से 300-400 साल पहले की हिंदी बहुत अलग होगी, उससे 500-600 साल से पहले वाली हिंदी बहुत अलग होगी। तो यहाँ पे अलग तरह से बोली जा सकती है, बट इनकी प्राचीनता होनी चाहिए। इसके बाद समिति ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को हामी दी, जिसका प्रस्ताव पिछले कुछ सालों से केंद्र के पास था। अभी हाल ही में इसको पारित किया गया है। मराठी राज्य विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही सप्ताह शेष है। मराठी को इसमें शामिल करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा 2013 में केंद्र को प्रस्ताव भेजे जाने का 1 दशक से भी अधिक समय लग गया। आधुनिक मराठी महाराष्ट्रीय प्राकृत से निकलती है। यह पश्चिमी भारत में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राकृत बोली है जो सातवाहनों की आधिकारिक भाषा रही है। कुछ मराठी विद्वानों ने दावा किया है कि यह प्राकृत भाषाओं में सबसे पहली थी, लेकिन इस दावे पर अभी भी विवाद चल रहा है। महाराष्ट्रीय प्राकृत का सबसे पुराना प्रमाण पुणे जिले में एक पत्थर के शिलालेख में पाया जाता है, जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है। अधिक आधुनिक मराठी का सबसे पहला प्रमाण सतारा में पाए गए हैं। एक ताम्र पत्र शिलालेख में पाया जा सकता है, जो कि 739 ईस्वी का है। पश्चिम बंगाल और असम राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी भाषाओं के लिए शास्त्रीय दर्जा मांगा है। इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मगधी प्राकृत में पाई जा सकती है। यहाँ पूर्वी भारत में प्रचलित प्राकृत का एक रूप है और मगध दरबार की आधिकारिक भाषा भी है। ये उनके उद्भव की सटीक तिथि विवादित है। हालांकि विद्वानों ने 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की उत्पत्ति की तिथियां बताई हैं। उन्होंने एक ऐसे रूप धारण किया है जिसे आज दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक पहचाना जा सकता है। प्रसिद्ध भाषावादी सुनीति कुमार चटर्जी ने भी सुझाव दिया कि इंडो आर्यन स्थानीय भाषाओं ने बंगाल से पहले असम में खुद को अलग किया होगा। प्राकृत और पाली की बात करें तो प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि यह शब्द निकट से संबंधित भारतीय आर्य भाषाओं के समूह से को संदर्भित करती है, जिनकी परिभाषित विशेषता यह है कि वे संस्कृत के विपरीत आम जनता की भाषा थी। मतलब ज़्यादातर हमने देखा था कि ब्राह्मणिकल कल्चर में संस्कृत सिर्फ उच्च वर्ग के लोग और राजा बोला करते थे, जो कॉमनर्स बोलते थे वो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इतिहासकार ने एल बशम ने द वंडर दैट वाज इंडिया में भी बताया है कि बुद्ध के समय तक आम जनता ऐसी भाषाएं बोल रही थी जो संस्कृत से कहीं ज़्यादा सरल थी। इसी वजह से बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार कॉमन पीपल में इसी वजह से हुआ, क्योंकि प्रकृत को बहुत मानते थे लोग, प्रकृत में ही भाषाओं में बात करते थे। ब्राह्मणिक कल्चर स्पेशली हिंदुइज्म क्या हो रहा था, धीरे धीरे ढलान पे आ रहा था, क्योंकि संस्कृत सबके हाथ में सीखनी नहीं थी और जो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी उसे सीखेंगे कैसे। तो बुद्धिज़्म इसी वजह से इतना प्रसारित हुआ क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज़्म ने प्रकृत को अपनी भाषा बनाई थी। यह प्रकृत थी जिसकी कई बोलियाँ प्रमाणित है। इस प्रकार से स्थानीय भाषाएं पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में उभरे लोकप्रिय विधर्मी धर्मों की भाषा बनी। जैन आगम और गाथा सप्तशती अर्धमागधी में है। उसके बाद जो एक प्राकृत बोली है अर्धमगधी में है ये, जिसे कुछ विद्वान इसका निश्चित रूप भी मानते हैं। यह प्राकृत जैन समुदाय के बीच में गूंजती रही और अभी भी धर्म के अनुष्ठान प्रथाओं में इसका उपयोग भी होता है। पाली, जो कि संभवतः कुछ हद तक संस्कृतनिष्ठ मगधी प्राकृत का एक रूप है, थेरवाद बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा है। स्वयं बुद्ध की भाषा मानी जाने वाली पाली श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया जैसे स्थानों पर बची रही, जहां थेरवाद संप्रदाय समृद्ध हुआ। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि इस पदनाम का व्यापक सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलेगा। शिक्षा मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम भी उठाता है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 2020 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। प्राचीन तमिल ग्रंथों के अनुवाद की सुविधा प्रदान करने और तमिल में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 2008 में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई थी। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया के अध्ययन के लिए भी इसी तरह के उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नई जोड़ी कई शास्त्रीय भाषाओं को भी इसी तरह बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार इन भाषाओं में अधिक ज्ञान साझाकरण और शोध के लिए भी साथ काम करेंगे। साथ ही साथ विद्वानों की अधिक पहुंच के लिए इस भाषाओं की पांडुलिपियां का डिजिटलीकरण भी होगा। चलिए अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2004 को तमिल अपनी प्राचीनता और समृद्ध साहित्यिक परंपरा के कारण शास्त्रीय दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी।
नवंबर 2005 को संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या दोनों नहीं। धन्यवाद।